क्या ये मुमकिन है कि अगर 100 पैरोल जजों और शेयर बाजार के 90% पैसा हारने वाले ट्रेडर्स को एक ही कमरे में बैठा दिया जाए, तो उन सभी में एक ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक बीमारी कॉमन मिलेगी? अच्छा, ये तो काफी अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है सुनने में। हाँ, मतलब अक्सर जब गणित या संख्याओं की बात आती है तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा, इंजीनियरिंग की तरह जहां 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। लेकिन शेयर बाजार में सारा स्पष्ट गणित हवा हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है, क्योंकि स्क्रीन पर तो हमें सिर्फ नंबर और चार्ट्स ही दिखते हैं ना, वो पूरी तरह से डेटा है। बिल्कुल। लेकिन उन नंबर्स के पीछे जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इंसान ले रहे हैं, और जहां इंसान आ जाते हैं वहां तर्क और गणित पीछे छूट जाते हैं, और फिर एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव का मिशन ये डिकोड करना है कि शेयर बाजार में सफलता केवल एक जादुई स्टॉक को ढूंढ निकालने से क्यों नहीं मिलती। सही कहा। हमने डॉक्टर वैन के थार्प की रिसर्च, पोजीशन साइजिंग के सिद्धांत, ट्रेडिंग मनोविज्ञान और सेबी की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट को खंगाला है। ये चर्चा इस बात से पर्दा उठाएगी कि सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर चल रहे मार्केट्स के साथ नहीं है, बल्कि उस इंसान के साथ है जो स्क्रीन के सामने बैठा है। और इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी हकीकत से होती है। हाल ही में सेबी, जो कि भारत का मार्केट रेगुलेटर है, उसने एक रिपोर्ट जारी की। मैंने सुना था इसके बारे में। हाँ, उस रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ में ट्रेडिंग करने वाले 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। हर 10 में से 9 लोग नुकसान में हैं। 10 में से 9? मतलब ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये एक अलार्म है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये लोग बिना सोचे समझे पैसे लगा रहे हैं, या ये गेम ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें आम आदमी का जीतना लगभग नामुमकिन हो? इसका जवाब इस बाजार की मूल संरचना में छिपा है। शेयर बाजार, खासकर इसका डेरिवेटिव हिस्सा, मूल रूप से एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहां नया पैसा बन रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति मुनाफा कमा रहा है तो निश्चित रूप से उसी वक्त कोई दूसरा व्यक्ति अपना पैसा हार रहा है। यानी पैसा सिर्फ एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। एकदम सही। अब सोचने वाली बात यह है कि आम रिटेल ट्रेडर्स किसके खिलाफ ये खेल खेल रहे हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, उनका सीधा मुकाबला स्मार्ट मनी से है। अच्छा। हाँ, स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े वित्तीय संस्थान, हेज फंड्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम। ये वो लोग हैं जिनके पास असीमित संसाधन है। हाँ, उनके पास लाखों डॉलर के ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स हैं, रियल टाइम डेटा फीड्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट्स की पूरी फौज है, और ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो किसी इंसान के पलक झपकाने से पहले हजारों फैसले ले सकते हैं। बाप रे। दूसरी तरफ एक आम रिटेल ट्रेडर है जो शायद अपने ऑफिस ब्रेक के दौरान स्मार्टफोन पर ट्रेडिंग ऐप खोलकर बैठा है और किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिप के आधार पर अपना दांव लगा रहा है। ये कोई बराबरी का मुकाबला है ही नहीं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई साइकिल लेकर फॉर्मूला 1 की रेस में उतर जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसके साथ गणित की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में ज्यादातर नए लोग कभी नहीं सोचते। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 100 रुपए की पूंजी है। किसी गलत फैसले की वजह से उसे 50% का भारी नुकसान हो जाता है। अब उसके अकाउंट में 50 रुपए बचे हैं। आम इंसान का दिमाग सोचता है कि ठीक है, 50% गया है, अब मुझे बस 50% का मुनाफा कमाना है और मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन गणित ऐसा काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 50 रुपए बचे हैं तो उस 50 को वापस 100 बनाने के लिए आपको 50 रुपए का ही मुनाफा चाहिए, और 50 रुपए पर 50 रुपए का मुनाफा, ये 100% का रिटर्न है। हाँ, मतलब डबल करना होगा। सही। मतलब 50% का नुकसान होने पर आपको सिर्फ ब्रेक इवन या बराबरी पर आने के लिए 100% का रिटर्न कमाना होगा। आपने जितना खोया उसे वापस पाने के लिए आपको उससे दोगुना बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। जब किसी ट्रेडर को ये गणित समझ में आता है तो वो घबरा जाता है। स्वाभाविक है। उस घबराहट और नुकसान की भरपाई करने की जल्दबाजी में एक नई मनोवैज्ञानिक बीमारी जन्म लेती है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, बदला लेने वाली भावना। हाँ, ट्रेडर मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है। वो बिना किसी योजना के बहुत बड़े रिस्क के साथ धड़ाधड़ ट्रेड करने लगता है।
और आग में घी डालने का काम करते हैं आजकल के फिनफ्लुएंसर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनने के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है। ऐसे में एक आम इंसान को लगने लगता है कि अगर वो आज ही कोई बड़ा दाम नहीं लगाएगा तो वो पीछे छूट जाएगा। तो अगर ये गेम इतना एक तरफा है, अगर मशीनें और एल्गोरिदम हर तरफ से हावी हैं, तो क्या रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ बलि का बकरा है? क्या इस बाजार में जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बड़े और सफल ट्रेडर्स उस तरह से नहीं जीतते जैसा कि आम लोग सोचते हैं। अच्छा, तो वो क्या अलग करते हैं? आम धारणा ये है कि सफल होने के लिए आपको भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करनी होगी या किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक खोजना होगा जो रातों रात आसमान छू ले। हाँ, लोग हमेशा मल्टी बैगर ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर वैन केथाप की रिसर्च इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। उनके अनुसार एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सफलता का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि वो क्या खरीद रहा है। तो आप कह रही हैं कि सही स्टॉक चुनना सबसे कम महत्वपूर्ण चीज है। ये तो उस हर चीज के खिलाफ है जो आज तक टीवी न्यूज चैनल्स या फाइनेंस मैगजीन्स ने बताई है। वहां तो दिन भर सिर्फ यही चर्चा होती है कि कौन सा शेयर खरीदना है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। डॉक्टर ठात साबित करते हैं कि सफलता का असली रहस्य क्या खरीदने में नहीं बल्कि कितना खरीदने में छिपा है। अच्छा, कितना खरीदना है? हाँ, इसे तकनीकी भाषा में पोजीशन साइजिंग कहा जाता है। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। ये दिलचस्प है। इसे समझने के लिए 2% रूल को देखते हैं, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। ठीक है। ये नियम कहता है कि आप एक अकेले ट्रेड पर कभी भी अपनी कुल पूंजी के 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो वो किसी भी एक सौदे में 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेगा। यानी अगर उसने कोई शेयर खरीदा और वो शेयर गिरने लगा, तो जैसे ही उसका कुल नुकसान 2000 रुपए तक पहुंचेगा, वो तुरंत उस सौदे से बाहर निकल जाएगा। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर वो ट्रेडर लगातार 10 बार भी गलत साबित होता है, लगातार 10 ट्रेड हार जाता है, तब भी उसकी कुल पूंजी का सिर्फ 20% ही साफ होगा। वाह। उसके पास अब भी 80% पैसा बचा रहेगा वापसी करने के लिए। वो खेल से बाहर नहीं होगा। ये तो गाड़ी चलाने जैसा हुआ। कोई रेस जीतने के लिए सिर्फ गाड़ी की टॉप स्पीड यानी स्टॉक का प्रॉफिट मायने नहीं रखती। अगर आपके ब्रेक्स यानी रिस्क मैनेजमेंट मजबूत नहीं है, तो एक ना एक दिन आपका एक्सीडेंट होना तय है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और पोजीशन साइजिंग के इसी सिद्धांत से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसे आर मल्टीपल्स कहा जाता है। आर मल्टीपल्स? हाँ, यहाँ आर का मतलब है रिस्क या जोखिम। अगर किसी ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लिया गया है और बदले में 3000 रुपए का मुनाफा होता है, तो इसे 3R का मुनाफा कहा जाएगा। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो क्या ये सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात है? ये उससे थोड़ा आगे की बात है। इसे साबित करने के लिए हमारी रिसर्च में डेविड विटिकिन का एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। विटिकिन एक ऐसे ट्रेडर थे जिनकी गलत होने की दर या लॉस रेट 70% था। 70%? हाँ, यानी अगर वे 100 ट्रेड लेते थे तो 70 ट्रेड में उन्हें नुकसान होता था। 100 में से 70 ट्रेड नुकसान में, ये तो सरासर विफलता है। अगर कोई 70% बार गलत है तो उसका अकाउंट तो हफ्ते भर में खाली हो जाना चाहिए। वे मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? यही तो आर मल्टीपल्स का जादू है। आइए इसका गणित डिकोड करते हैं। मान लीजिए डेविड ने 100 ट्रेड लिए, हर ट्रेड पर उनका रिस्क 1R था, यानी मान लेते हैं $10। ठीक है। उनकी 70 ट्रेड्स नुकसान में गए तो 70 गुना 10 उनका कुल नुकसान हुआ $700। ठीक है, $700 का नुकसान हो गया। अब आते हैं उनकी 29 ट्रेड्स पर जो सही साबित हुए। क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग इतनी मजबूत थी, वो छोटे मुनाफे में कभी बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा। जब भी जीतते थे तो औसतन 4R का मुनाफा कमाते थे, यानी हर जीतने वाले ट्रेड पर $40। अब 30 जीतने वाले ट्रेड को $40 से गुणा करें तो कुल मुनाफा हुआ $1200। ओह, अब समझ आया। $1200 का मुनाफा और $700 का नुकसान, यानी 70% बार गलत होने के बावजूद अंत में वे $500 के शुद्ध मुनाफे में रहे। ये सच में दिमाग हिला देने वाला गणित है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए हमेशा सही होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि जब आप गलत हो तो आपका नुकसान बहुत छोटा हो
और जब आप सही हो तो मुनाफा काफी बड़ा हो। लेकिन एक बहुत ही अजीब सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर ये गणित इतना ही आसान है, अगर ये सिर्फ 8वीं क्लास का जोड़ घटाना है कि नुकसान छोटा रखो और मुनाफा बढ़ा, तो लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? अगर मुझे पता है कि 2% का नियम मुझे दिवालिया होने से बचा लेगा, तो मैं उसे तोड़कर अपनी आधी पूंजी एक ही दांव पे क्यों लगा देता हूँ? यहीं पर कहानी नंबरों से निकलकर मानव मस्तिष्क की कमियों की ओर मुड़ जाती है। हमारा दिमाग तार्किक फैसलों के लिए नहीं, बल्कि जंगल में जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हुआ है। मुझे एक बहुत ही मशहूर इल्यूजन याद आ रहा है। एक प्रयोग में लोगों को एक वाक्य पढ़ने को दिया गया। वाक्य था, अ बर्ड इन द बुश। लगातार 2 बार द लिखा हुआ था। मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन ज्यादातर लोग इसे अ बर्ड इन द बुश ही पढ़ते हैं। उनका दिमाग उस दूसरे द को पूरी तरह से गायब कर देता है, क्योंकि वो उस पैटर्न की उम्मीद नहीं कर रहा होता। एकदम सही। ऐसा ही एक और इल्यूजन है जिसे चेकरबोर्ड इल्यूजन कहते हैं। वो क्या है? एक शतरंज के बोर्ड जैसी तस्वीर होती है जिस पर एक बेलन की परछाई पड़ रही होती है। उस तस्वीर में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का असली रंग बिल्कुल एक समान, एक ही पिक्सल कोड का होता है। अच्छा। लेकिन हमारी आंखें कसम खा के कह सकती हैं कि ब्लॉक ए गहरे भूरे रंग का है और ब्लॉक बी सफेद रंग का। आप लाख कोशिश कर लें, आपका दिमाग आपको सच्चाई नहीं देखने देगा। तो अगर हमारा खुद का दिमाग हमें सामने रखी एक जैसी दिखने वाली चीजों में इतना बड़ा धोखा दे सकता है, तो हम दिन भर स्क्रीन्स पर दिखने वाले उन लाल हरे चार्ट्स पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम तो वही देखेंगे जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। ये एकदम सही निष्कर्ष है, और इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक वजह है जिसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। ईगो डिप्लीशन? ये तो वही इजरायली जजों वाली स्टडी है ना? शुरुआत में जो हमने पैरोल जजों की बात की थी, वो रिसर्च सच में आंखें खोलने वाली थी। हाँ, शोधकर्ताओं ने इजराइल में जजों की 1112 पैरोल सुनवाई के डेटा का गहराई से अध्ययन किया। पैरोल का मतलब है कि कैदी को समय से पहले जेल से रिहा किया जाए या नहीं। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये किसी इंसान की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने देखा कि सुबह के समय जब जज आराम करके ताज़ा दिमाग के साथ कोर्ट आते हैं, तो कैदियों को पैरोल मिलने की दर लगभग 65% होती है। यानी सुबह के समय कैदियों के पास छूटने का अच्छा मौका होता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे दिन बीतता है, लगातार केस सुनने के बाद पैरोल मिलने की वो दर धीरे धीरे गिरना शुरू होती है, और लंच ब्रेक से ठीक पहले वो दर गिरकर 0% हो जाती है। 0%? मतलब अगर किसी कैदी की बदकिस्मती से उसकी सुनवाई लंच से ठीक पहले है, तो उसका पैरोल नामंजूर होना 100% तय है, चाहे उसका केस कितना भी मजबूत क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन जजों जैसा पढ़ा लिखा और तार्किक वर्ग ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि फैसले लेना दिमाग के लिए बहुत भारी काम है। दिमाग का मुख्य ईंधन ग्लूकोज होता है। जब कोई लगातार जटिल फैसले लेता है तो दिमाग का ग्लूकोज लेवल तेजी से गिरता है और वो मानसिक रूप से थक जाता है। अच्छा, इसे ही ईगो डिप्लीशन कहते हैं। हाँ, इस थकान को ही ईगो डिप्लीशन कहते हैं। जब दिमाग थक जाता है तो वो ऊर्जा बचाने के लिए डिफॉल्ट या सबसे आसान रास्ते पर चला जाता है। और एक जज के लिए सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता क्या है? स्थिति को जस का तस बनाए रखना, यानी कैदी से कहना कि तुम जेल में ही रहो, मैं कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहता। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी दोपहर के 2 बजते बजते ईगो डिप्लीशन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सुबह जिस ट्रेडर ने बड़े ही अनुशासन के साथ अपने नियम बनाए थे, लंच के बाद उसका ग्लूकोज और उसकी इच्छा शक्ति दोनों खत्म हो चुके होते हैं। और तब उसका दिमाग डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। और एक डरे हुए या थके हुए ट्रेडर का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? या तो वो डर के मारे एक अच्छे ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाता है, या फिर वो नुकसान देखकर घबरा जाता है और अपने स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देता है कि शायद अब ये शेयर ऊपर आ जाए। बिल्कुल, जो अनुशासन सुबह था वो दोपहर की थकान के साथ हवा हो जाता है। बाप रे। यही कारण है कि हम सिर्फ अपनी तार्किक सोच के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब जो बात सामने आती है वो सच में बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर थॉर्प का एक कथन है जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। वे कहते हैं कि हम कभी भी मार्केट को ट्रेड नहीं करते, बल्कि हम अपने विश्वासों को ट्रेड करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठा है, वही ट्रेडिंग स्क्रीन पर हमारे फैसलों के रूप में बाहर आता है। हमारे दिमाग के अंदर कई तरह की छिपी हुई आवाजें होती हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। जैसे एक आवाज परफेक्शनिस्ट की होती है। ये आवाज बचपन से सिखाई जाती है कि गलती करना बुरा है। तो जब मार्केट में नुकसान होता है तो ये परफेक्शनिस्ट आवाज कहती है, तुम गलत नहीं हो सकते।
अपनी पोजीशन काटे बिना डटे रहो, मार्केट को झुकना होगा। ईगो आ जाता है बीच में। बिल्कुल। एक और आवाज क्रिटिक या आलोचक की होती है, जो थोड़ा सा नुकसान होती ही ताने मारने लगती है। देखा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम हमेशा पैसे डुबाते हो। और कोई आवाज? हाँ, और तीसरी आवाज गैम्बलर या जुआरी की होती है, जो नुकसान होने पर कहती है कोई बात नहीं, बस एक बहुत बड़ा दाव लगाओ और सारा पैसा एक ही बार में वापस ले आओ। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दिमाग के अंदर एक पूरी भीड़ बैठी है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। तो इन विश्वासों को, इन आवाजों को तोड़ने का तरीका क्या है? मनोविज्ञान इसके लिए 3 कदम सुझाता है। पहला कदम, पहचाने कि इस अंदरूनी आवाज की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। क्या ये आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रही है? क्या ये इससे आपके परिवार में तनाव आ रहा है? दूसरा कदम, इसके भावनात्मक प्रभाव को जाने दें। उस डर या लालच को महसूस करें, उससे भागे नहीं और फिर उसे छोड़ दें। और तीसरा कदम है अपनी कहानी को दोबारा लिखना। अपनी कहानी को दोबारा लिखना। जैसे अगर मेरे दिमाग में ये बात बैठी है कि मुझे हर ट्रेड में जीतना ही है और नुकसान होना मेरी हार है, तो मैं इस विश्वास को बदल सकता हूं। मैं इसे इस तरह सोच सकता हूं कि नुकसान इस खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ये एक तरह की ट्यूशन फीस है। बिल्कुल सही। मार्केट आपको अनुशासन सिखाने के लिए जो फीस ले रहा है वो आपका नुकसान है। बेहतरीन। जब आप नुकसान को हार के बजाय ट्यूशन फीस मान लेते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक बोझ, वो जो ईगो को चोट पहुंचती है, वो खत्म हो जाती है। इसके बाद आप बहुत स्पष्टता से फैसले ले पाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। रिसर्च में केन लॉन्ग नाम के एक ट्रेडर का जिक्र है जिन्होंने डॉक्टर थॉप के ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन का इस्तेमाल किया। रुको, हम सेबी के डेटा, गणित और 2% रिस्क रूल से अचानक ध्यान और चेतना पर कैसे आ गए? मैं समझ सकती हूँ। क्या हम किसी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आ गए? मुझे ये थोड़ा हवाई लग रहा है। एक ट्रेडर जो दिन भर नंबरों और चार्ट्स में घिरा है, उसका ध्यान लगाने से क्या संबंध? मुझे पता था आप इस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन ये आध्यात्मिक से ज्यादा पूरी तरह से न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान है। केन लॉन्ग का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। अच्छा, कैसे? वे एक ऐसे ट्रेडर थे जो बहुत ज्यादा दिमागी कसरत करते थे। उनकी स्क्रीन पर 20 इंडिकेटर्स लगे होते थे। वे हर छोटी खबर पर नजर रखते थे। इससे उनका दिमाग हमेशा ओवरलोड रहता था। फिर उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण के लिए इस मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया। तो क्या इसका असर उनके नतीजों पर दिखा? जबरदस्त असर दिखा। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बिल्कुल सरल कर दिया और उनके नतीजे थे 82% का मुनाफा, वो भी सिर्फ 12% के ड्रॉडाउन के साथ। एक मिनट, जो लोग इस टर्म को नहीं जानते उनके लिए बता दूं। ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि आपकी कुल पूंजी अपने उच्चतम स्तर से कितना नीचे गिरी है। हाँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे और ट्रेडिंग के दौरान किसी समय वे गिरकर 88,000 रह गए, तो ये 12% का ड्रॉडाउन है। ये इस बात का पैमाना है कि आपने मुनाफा कमाने के सफर में कितना दर्द या कितना नुकसान झेला। 12% ड्रॉडाउन बहुत ही सुरक्षित और स्थिर माना जाता है। इसे और गहराई से समझने के लिए रिसर्च में हॉकिंस के चेतना के पैमाने का संदर्भ दिया है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने मानवीय भावनाओं को नंबरों में मापा है। अच्छा। उदाहरण के लिए डर का स्तर 100 पर है। जब कोई ट्रेडर डर के स्तर पर होता है तो उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है और वो पैनिक में आकर अपने शेयर बेच देता है। और लालच या अधूरी चौक स्तर 125 पर है। इस स्तर पर ट्रेडर बिना सोचे समझे लोन लेकर दांव लगाता है। तो ये निचले स्तर खतरनाक है। बिल्कुल। इन निचले स्तरों पर ट्रेडिंग करना तबाही है। मेडिटेशन और भावनात्मक अभ्यास का विज्ञान ये है कि ये ट्रेडर को तर्क के स्तर तक ले जाता है, जो इस पैमाने पर 400 नंबर पर है। अच्छा, 400 का स्तर। हाँ, 400 के स्तर पर आपके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होती। आप मार्केट को वैसे ही देख पाते हैं जैसा वो है, न कि वैसा जैसा आप डरे हुए दिमाग से देखना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई कोहरा या धुंध अचानक छट गई हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को गणित, पोजीशन साइजिंग और ईगो डिप्लीशन जैसी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करे? जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, नंबर्स लाल और हरे होने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तब ये सारे सिद्धांत कैसे याद रहेंगे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका एकमात्र ठोस व्यावहारिक समाधान है एक प्रभावी ट्रेडिंग जर्नल। दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर्स में से एक रे डालियो का कहना है कि गलतियां अच्छी चीज है, लेकिन केवल तब
जब आप उन्हें पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है एक डायरी में ये लिख लेना कि आज मैंने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा और 500 रुपए कमाए और रिलायंस में 200 रुपए गंवाए। क्या यही जर्नल है? नहीं,